तो देखो लास्ट टाइम पे बच्चों हम लोगों ने अल्फा पढ़ लिया था और आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, और मज़ा भी आ रहा होगा चैप्टर में। तो हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन कर लिया था और बोला था किस तरीके से डिफाइन करना है, वो इनिशियल अपॉन अरे वो मतलब मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल, और कहा था हमेशा रिएक्टेंट के लिए सी माइनस सी अल्फा लेना है, कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि अल्फा जो होगा हमेशा सी माइनस सी अल्फा ही लेना है। मतलब कि जैसे कि रिएक्शन, एक रैंडम रिएक्शन लिख के चलो दिखा देते हैं वार्म अप के लिए। सपोज करते ये एक रिएक्शन हो रहा है, तो अगर इसका इनिशियल मोल सी है तो टी इक्विलिब्रियम पे क्या लेना है, सी माइनस सी अल्फा। ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, बाकी जो बदलना है बदलो। अगर अल्फा के टर्म में लिखना है भाई तो यही करना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, सी अल्फा, अरे 3 है तो बाई 3 और ये 2 है तो इंटू 2, ये करना पड़ेगा, सोचो आराम से। तो क्या होगा 4 सी अल्फा बाई 3 और इस सी अल्फा बाई 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे अल्फा के बेसिस पे, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोगों को कुछ समझने का टाइम है। ठीक है, तो नीचे लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इन द टर्म्स ऑफ अल्फा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इन द टर्म्स ऑफ अल्फा। आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या बताने जा रहे हैं सर, तो चलो एक रिएक्शन लिख लेते हैं, कोई भी रैंडम से रिएक्शन, कोई भी लिख सकते हैं। तो अमोनिया वाले लेते हैं, मेरा फेवरेट है, और उसमें वैरायटीज मिलती है ना अमोनिया वाले में। तो अमोनिया वाले में क्या है कि जैसे ये 2 है, इधर ये 3 है, ये 1 है, तो देखो सारी वैरायटीज मिल गई। तो आपको ये नहीं कह सकता सर वहाँ पे 2 लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 लोगे तो क्या होगा, सब वैरायटीज मिल गए। तो अमोनिया का रिएक्शन समझते कि क्या है इसमें, इनिशियल मोल C और इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा, तो पता ही क्या होगा, और ये होगा 3 सी अल्फा बाई 2 और ये होगा C अल्फा बाई 2। ठीक है, टोटल मोल निकालते हैं भाई, ये तो सबके मोल है। तो अरे Kp के लिए तो मोल फ्रैक्शन, Kp के लिए क्या चाहिए, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के लिए क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, टोटल मोल। टोटल मोल पहले निकालेंगे ना, तो निकालते पहले टोटल मोल। चलो टोटल मोल निकाला जाए, तो इसका मोल कितना बचा है, C माइनस सी अल्फा, ये 3 सी अल्फा बाई 2 और इस C अल्फा बाई 2, तो ये मेरे हिसाब से हो गया C प्लस सी अल्फा, मेरे हिसाब से मोल हो गए। ठीक है, अब चलो पार्शियल प्रेशर पहले निकाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लिखते हैं टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, भाई टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एट इक्विलिब्रियम, मान लेते हैं वो है P, अरे P ATM, टोटल प्रेशर अज्यूम करते हैं P ATM है, तो सबके चलो पार्शियल प्रेशर, तो Kp क्या होता है, वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर। ठीक है, चलो सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं भाई। तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अरे उसका मोल अपन टोटल मोल, इसका मोल कितना है, ये यही तो बनना है, तो कितना है C अल्फा बाई 2 और नीचे क्या होगा C प्लस सी अल्फा। अरे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मोल बाई टोटल मोल, यही तो होता है, और इनटू टोटल प्रेशर P। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है मोल बाई टोटल मोल। ठीक है, तो इनटू P। अब देखो C कॉमन आके कट गया, एक्चुअल में मुझे यही दिखाना था कि C कट गया। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे C अभी देखो सब में कट जाएगा, तो पहले देखो C मतलब इनिशियल वाला मोल कट गया, तो इनिशियल मोल अगर कोई 5 ले, 10 ले, 20 ले, 100 ले, Kp वही निकलेगा, क्योंकि इनिशियल मोल तो है ही नहीं इसमें, इनिशियल मोल तो कट गया, तो इनिशियल मोल पे फर्क ही नहीं मतलब
इनिशियल मोल का पार्शियल प्रेशर पर फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में अल्फा दे दिया, मान लो बोला अल्फा ऑफ अमोनिया इज 0.3, मान लो दे दिया, अल्फा पता होगा और टोटल प्रेशर क्या इक्विलिब्रियम पे दिया होगा, तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। आपको इनिशियल मोल की जरूरत ही नहीं है उसमें, क्योंकि तो कट गया है, ठीक है। और अच्छा चलो और निकाल लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है 3C अल्फा बाई 2 अपॉन C प्लस C अल्फा इंटू P। फिर से C कॉमन आके कट गया, तो ये हो गया 3 अल्फा टू 1 प्लस अल्फा इंटू P, ठीक, ये हो गया। और सबसे लास्ट में अमोनिया भी कर लिया जाए भाई, तो चलो वो भी कर लेते हैं। तो अमोनिया का देखो मोल कितना बच रहा है, तो अमोनिया का देखो मोल बच रहा है ये C माइनस C अल्फा। क्या बच रहा है C माइनस C अल्फा, तो ये होगा C प्लस C अल्फा इंटू P। देखो C आगे कॉमन, फिर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P। मतलब मैंने हर एक वैरायटी से लेकर ट्राई कर लिया 1 3 2, और कहीं पे भी देखो C है ही नहीं, किसी के भी पार्शियल प्रेशर में C वाला टर्म ही नहीं है, तो पार्शियल प्रेशर रखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो मेरा दिखाने का पर्पस नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो केपी का जब भी केस आएगा, तो केपी के केस में क्या होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होगा मोल बाय टोटल मोल। तो जब भी आप मोल बाय टोटल मोल लोगे तो इनिशियल वाला मोल कॉमन आके कट जाएगा। तो इसलिए जब भी केपी का केस आएगा तो इनिशियल मोल का आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक्चुअल में होता ही ये है कि अगर अल्फा मान लो क्वेश्चन में अल्फा गिवन है और केपी मान लो कुछ पूछ रहा है, अगर 10 क्वेश्चन आपके पास है तो 10 में से मैं आपको बता रहा हूँ 9 मतलब 10 में से 9 क्वेश्चंस में इनिशियल मोल दिया ही नहीं होता है, तो फिर आप बोलोगे क्या करें, अरे इनिशियल मोल पे तो डिपेंड नहीं करता है। सबसे बेस्ट कौन सा नंबर लो, 1 लो, x मत लो भाई। x तो बचपन में होता है कि टीचर को दिखाते हैं लेट x, अरे x लेके टाइम वेस्ट करना है क्या, आप किसको दिखाना है, नीट में जेई में किसी को दिखाना थोड़ी ना होता है, अपना सॉल्व करना होता है, फटाफट आंसर आता है बस। सबसे इजीली किससे सॉल्व होगा, अरे 1 ले लेते हैं, सिंपल कैलकुलेशन, x y लेके कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जब इनिशियल मोल पे डिपेंड नहीं करता, x लो, y लो, 1 लो, 2 लो, 10 लो, सबसे एक ही बात है। तो सबसे सिंपल क्या, 1 लो, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, does not depend upon initial mole of reactant when a large reactant undergo dissociation reaction, when a large reactant undergo dissociation reaction. So always assume initial mole to be 1 लेना 1. So always assume initial mole to be 1. If initial mole of reactant is not given, and alpha of reactant is given, फिर इसमें नीचे लिखो this is valid only for Kp, लिख लो, अंडरलाइन कर लो, because in Kp we use partial pressure, फिर से मैं एक बात बोल देता हूँ, देखो एक चीज मैंने बताया था ना, लिटिल नॉलेज भाई डेंजरस होता है। कई बार होता है मैं बताता कुछ और हूँ, लोग समझते कुछ और है। मैंने बोला अभी तक कि अल्फा मतलब जो केपी होगा वो इनिशियल मोल पे डिपेंड नहीं करेगा केपी, और अल्फा दिया रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने केसी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। लोग अपने से दिमाग लगा देते हैं, सर केसी में भी कर लेंगे तो सही रहेगा। केसी में कैसे कर लोगे, केसी में कटता ही नहीं इनिशियल मोल। केसी लिख के देखो, पिछले वाले का लिख के देखो, नहीं कटेगा वो, तो कैसे कर लोगे। मतलब खुद से दिमाग नहीं लगाना है कहीं पे भी। अगर सोच नहीं पा रहे हो तो फिर जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही सोचो। खुद से दिमाग लगाओगे तो पता ही होता है, +4 की जगह -1। मार्क्स सिंपल है भाई, +4 की जगह -1 हो गया। या तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो फॉलो करो। अब मैंने केसी नहीं बोला तो केसी को खुद से दिमाग लगा के नहीं करना है। अगर केसी होता तो मैं लिखवा देता, नहीं लिखवाया तो मतलब कि केसी पे नहीं करना है। खुद से दिमाग लगाया तो -1 मिलेगा, ठीक है।
मैं नोट करके लिख देता हूं, लिखवा देता हूं, पर फिर भी लोग केसी में भी कर देते हैं। भाई केसी में नहीं करना है, केपी के लिए बोला, इनिशियल मोल नहीं दिया तो 1 लेके सॉल्व करना बस, क्योंकि केसी के केस में नहीं करता है। नीचे लिखो, इसमें लिखो सब लोग, लिखो इन केस ऑफ केसी, इन केस ऑफ केसी initial mole of reactant is required. In case of Kc, initial mole of reactant is required. So in case of Kc, normally initial mole of reactant is given. ठीक है, तो नॉर्मली इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट दिया रहता है, केसी में दिया रहता है, केपी के लिए मैंने बोला इंडिपेंडेंट। ठीक है, केपी की वैल्यू ध्यान रखना, इनिशियल मोल की इंडिपेंडेंट। नीचे लिखना चाहो लिख लो, देखो वेयर एस वैल्यू ऑफ केपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है भाई, जो लेना चाहो ले लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसमें नीचे लिखो, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 is 0.4, is 0.4 if total pressure exerted, if total pressure exerted by gas at equilibrium is 10 atm, is 10 atm, find the Kp of the reaction। तो टोटल प्रेशर कितना गिवन है, 10 atm, अल्फा कितना गिवन है 0.4। बस करते हैं सॉल्व। अभी क्या बोला भाई, इनिशियल मोल नहीं दिया तो क्या लेना 1, बस इनिशियल मोल नहीं दिया तो क्या लेना है 1, टी इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा। ओके, पुट दिस वैल्यू 0.4, सो यू विल गेट 0.6, 0.6 and 0.6। okay, when you will put this value you will get 0.6, 0.6, 0.6। now Kp will be partial pressure of PCl3, partial pressure of Cl2 upon partial pressure of PCl5। okay, what is the partial, this is 0.4 na, or alpha is 0.4, alpha is 0.4। now what will be the total mole, total mole at equilibrium, add it, it is 1.4। so what will be the partial pressure, mole upon total mole, mole upon total mole into total pressure, mole upon total mole into total pressure, mole upon total mole into total pressure। okay, पॉइंट फोर को इससे पॉइंट हटा लेते हैं। बस यही आया, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर एटीएम। ठीक है, तो इनिशियल मोल नहीं दिया तो इनिशियल मोल 1 एज्यूम करके सॉल्व करना है। देखो आगे सिंपली, अब देखो अभी तक हम लोग मतलब सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे, अब सिंपल ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन को वैरायटी चेंज कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम का प्रेशर दिया रहता है, तो उसके टर्म में देखते हैं कैसे होगा। एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को गैस स्टेट में बताया है, कई बार आप गैस के लिए प्रेशर कोई मोल समझ के सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी केपी के लिए तो पार्शियल प्रेशर ही चाहिए होता है, तो अगर पार्शियल प्रेशर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। वो कई बार प्रेशर के टर्म में भी दिया रहता है। तो देखो एक क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसमें नीचे लिखो, तीनों गैस है, नीचे लिखो initially only ammonia is present, initially only ammonia is present, initial pressure is
10 atm, initial pressure is 10 atm if total pressure exerted by gas, if total pressure exerted by gas at equilibrium, if total pressure exerted by gas at equilibrium is 15 atm, if total pressure exerted by gas at equilibrium is 15 atm, find the Kp of the reaction. तो इनिशियल प्रेशर गिवन है, इक्विलिब्रियम का प्रेशर गिवन है, केपी बताना है. तो मोल के टर्म में नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं. टेम्परेचर और वॉल्यूम सब पता है, कांस्टेंट मान के चलना होता है. तो दो मतलब जो चेंज प्रेशर में होगा वही चेंज मोल में होगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं सॉल्व. ये ध्यान रखना है कि जब टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो जो चेंज मोल में होता है वही चेंज प्रेशर में. और प्रेशर के टर्म में दिया था और अच्छा है, वही मतलब प्रेशर ही पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर. सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में देखो क्या है, 10 atm गिवन है और इक्विलिब्रियम पे देखो 10 में से 2x माइनस कर लो. अरे प्रेशर का ये चलो 10 में से 2p माइनस कर लो. अरे प्रेशर है तो थोड़ा p लिखेंगे तो फीलिंग आएगी ना, तो इसको 2p माइनस कर लेते हैं. जो 1 है तो ये कितना बनेगा, p बनेगा, प्रेशर के टर्म में करते और ये कितना बनेगा 3p. तो देखो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो इनको ऐड कर देते हैं. और ये कितना गिवन है, ये गिवन है 15. तो क्या होगा 10 प्लस 2p विल बी 15. तो p इक्वल टू क्या आया 2.5 atm, मतलब p इक्वल टू 2.5 atm आ गया. इस p की वैल्यू को पुट कर देते हैं. तो ये कितना होगा 5 atm. अरे इस p के वैल्यू को पुट करो, ये कितना होगा 5 atm. इसको पुट करो तो ये कितना होगा 2.5 atm. और इसको पुट करो तो ये कितना होगा 7.5 atm. ठीक है. तो देखो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर. ठीक है, यही पार्शियल प्रेशर होंगे. तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 0 मतलब 2.5, मतलब ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर. हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 7.5 का क्यूब, और ये 7.5 हाइड्रोजन, और अमोनिया का पार्शियल प्रेशर 5. बस यही इसका आंसर है. इसको कुछ करना नहीं है, आगे कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो. तो ये 5/2 हो सकता है, ये हो सकता है 15/2, 3 टाइम्स कर लो. और नीचे 5 × 5, ये 3, तो नीचे कितना आएगा 16, और ऊपर 15 × 15 कितना होता है 225 होता है शायद, और 225 × 3 कितना होगा 675. मेरे हिसाब से ये आ रहा है 675 आएगा ये मेरे हिसाब से. आप लोग चेक करके देख लो, मेरे हिसाब से 675 आएगा ये. ठीक है. 15 × 15 225 ही होता है ना ये, यही आएगा मेरे हिसाब से, मुझे तो सही लग रहा है. ठीक है. तो ये हो गया आपके पास. ठीक है, इसका आंसर. तो कई बार क्वेश्चन में कहना चाहता प्रेशर के टर्म में दिया रहता, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर के टर्म में कर लो, टोटल प्रेशर गिवन होगा, सबको पार्शियल प्रेशर आ जाएगा. तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो प्रेशर के टर्म में भी. ठीक है. और जैसा मैंने पहले बताया कि केपी के लिए इनिशियल मोल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. ठीक है. केसी के केस में इनिशियल मोल वैसे मतलब आपके पास क्या होता है कि इनिशियल मोल का रिक्वायरमेंट होता है केसी के लिए. पर एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मतलब इनिशियल मोल ना दिया रहे और केसी पूछ ले, तो वैसे केस में क्या करेंगे, वैसे केस में आपको टेम्परेचर दिया रहेगा. जब टेम्परेचर दिया रहेगा तो केपी से केसी का रिलेशन पता है, पहले केपी निकाल लो फिर केसी निकाल लो. करते हैं एक ऐसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं. चलो लास्ट में मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन एक और फिर थोड़ा सा हम लोग और चेंजेस करते आगे.
देखो चैप्टर में ज़्यादा नहीं, पहले मैंने बताया चैप्टर में क्या कि यही दो फॉर्मूले, इन्हीं पे बस वैरायटीज थोड़ा नए नए टर्म आते रहेंगे। तो देखो कुछ सीखते हैं इसमें पहले। ये रिएक्शन लिखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ SO3 गैस is 0.6. Degree of dissociation of SO3 gas is 0.6. If total pressure exerted by gas at equilibrium is 10 atm, if total pressure exerted by gas at equilibrium is 10 atm, find the Kp and Kc of reaction. Find the Kp and Kc of reaction if above reaction takes place at 27 डिग्री सेल्सियस। तो किस मतलब टेम्परेचर पे हो रहा है, 300 केल्विन पे हो रहा है। Kp एंड Kc दोनों निकाला, पहले Kp निकालेंगे। तो ये देखो 1 होगा और माइनस C माइनस, देखो अच्छा इनिशियल मोल 1 बोला था, नहीं दिया तो 1 लेना। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C माइनस सी अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा ही करना, उसको बदल मत देना, इसको 2 अल्फा मत कर देना और पता चला 2 अल्फा कर दिया तो आ रख के नेगेटिव आ गया, नहीं 1 माइनस अल्फा ही होगा। ये बहुत क्लियरली आपको बताया लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो ये बनेगा अल्फा और ये बनेगा अल्फा बाई 2। वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना आया 0.4, देखो अल्फा पुट करोगे तो यही आएगा, ये आएगा 0.6 और ये 0.3। मेरे हिसाब से रखने पे यही हो रहा है, दैट विल बी 0.4, 0.6 एंड 0.3। तो देखो क्या होगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.3 दैट इज 1.3, ठीक है। टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे कितना 1.3। तो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबका देखो पार्शियल प्रेशर रखते हैं, पार्शियल प्रेशर क्या होगा भाई मोल फ्रैक्शन। तो SO2 कितना 0.6, तो 0.6 अपॉन 1.3 और प्रेशर 10 atm और इसका स्क्वायर लेना है। तो 10 तो चलो इससे कट कर दिया, ठीक है, और ये 1.3 को भी इससे कट कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट को पॉइंट से हटा लेंगे तो देखो क्या होगा, पॉइंट को हटा लेते हैं तो 6 इंटू 6 नीचे 4 इंटू 4, ठीक है, जो हो गया। जो 4 और 6 इसको भी हटा लेते हैं तो 3 इंटू 10 अपॉन 30, मेरे हिसाब से यही आ रहा है। तो देखो आ तो यही रहा है एक्चुअल में, कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो ये 3 और ये 2, 3 और 10, ये 270 हो रहा है और नीचे 2 इंटू 2 मतलब 4 और ये 52, तो और यूनिट ATM, ठीक है। तो क्या निकला यहाँ तक, Kp निकल गया। तो Kp निकल गया, अभी Kc बचा निकालना। तो देखो डेल्टा एन इसका कितना होगा, इसका डेल्टा एन आपका एक्चुअल में 1 आएगा, अरे 3 माइनस तो डेल्टा एन 1 आएगा। तो Kp इक्वल टू क्या होगा, Kc RT के पावर डेल्टा एन, ठीक है। तो Kp देखो गिवन है 270
बाई 52, कैसे निकालना है, आर की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300 और डेल्टा एन की पावर 1। सॉल्व कर लो, अरे सॉल्व कर लो। तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या होगा कि क्या आ जाएगा, केसी भी आ जाएगा। तो अगर आपको केपी निकाल ले तो केसी भी निकाल सकते हैं, कंडीशन है कि टेम्परेचर दिया होना चाहिए, तब जाके आप केसी भी निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को समझने के लिए मतलब ऐसे कुछ और भी हम लोग चीजों को समझते हैं, मतलब कि है क्या। तो एक टर्म आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले कई बार क्वेश्चन वेपर डेंसिटी के टर्म में रहता है, तो एक टर्म होता है वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी क्या होता है, जो होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ठीक है, वेपर डेंसिटी सिंपल है भाई, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है वेपर डेंसिटी। ठीक है, ये अब हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पे जा रहे, एवरेज। तो एक मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, वो जो एवरेज का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, मतलब चलो मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, कोई भी रिएक्शन लिख के चलो। मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, ए से बनता है बी, चलो एक काम करते हैं, ए से बी नहीं, चलो ऐसा करते हैं, PCl5 ले लेते हैं, PCl5 से बनता है PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, अगर देखो पहली बात तो आपको जब भी ऐसा कोई केस आए और अल्फा के टर्म में दिया, मतलब अल्फा के टर्म में कुछ चीजें दिया हो और मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो और इनिशियल मोल नहीं गिवन है, तो इनिशियल मोल 1 लेके करना है। ठीक है, इनिशियल मोल 1 लेके करना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन and average molecular mass is calculated, in that case, and average molecular mass is calculated, in that case, if initial mole of reactant is not given, always assume initial mole to be 1, always assume initial mole to be 1, उसको 1 लेके करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 1 लेके क्यों करना है, तो देखो इसको समझते हैं। देखो एक बात समझो, PCl5 का स्टार्टिंग का मास समझते हैं कितना है। अरे देखो होगा क्या, अब आप बोलोगे सर क्या करवाने के जा रहे हो। देखो पहले समझो, एक चीज मैं बताता हूँ, किसी भी रिएक्शन में मास कंजर्व होता है, आपको बोला गया है किसी भी रिएक्शन में मास कंजर्व होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कंजर्व नहीं होता। देखो ऐसा है कि अगर ये 10 ग्राम है तो ये 10 ग्राम में बनेगा, मास कंजर्व है, पर मॉलिक्यूलर वेट कंजर्व नहीं होता। देखो होता क्या है आप समझो, पहले बेसिक पे आओ। मोल इक्वल टू क्या होता है, देखो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वो होता है मास अपॉन मोल। मॉलिक्यूलर वेट होता है मास अपॉन मोल। तो रिएक्शन के टाइम पे आपको बोला जाता है कि मोल चेंज हो सकता है। मैंने मोल कॉन्सेप्ट में ही बताया था कि मोल चेंज बढ़ भी सकता है, मतलब मोल चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, तो डिपेंड करता है रिएक्शन पे। मोल बढ़ भी सकता है, मोल घट भी सकता है। तो रिएक्शन के टाइम पे जो मोल होता है आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो मोल में कुछ भी हो सकता है। अगर मोल बढ़ा, देखो मास कंजर्व है, आपको बोला जाता है मास कंजर्व है, मास तो सेम है। मोल बढ़ा तो मॉलिक्यूलर वेट कम, मोल कम तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा। तो मॉलिक्यूलर वेट तो डिपेंड करता है। देखो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूल का मास, मतलब मॉलिक्यूल का मास वही। तो अब वो तो डिपेंड करेगा, ये मॉलिक्यूल अलग है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा, ये मॉलिक्यूल अलग है उसका मॉलिक्यूलर मास अलग होगा, ये मॉलिक्यूल अलग है तो उसका मॉलिक्यूलर मास अलग है। तो रिएक्शन के टाइम पे बोला जाता है मास कंजर्व है, मॉलिक्यूलर वेट कंजर्व नहीं होता। तो अब नीचे लिख लो, अच्छा कुछ चीजें लिखो। इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास is always conserved, but in a chemical reaction total mole may increase or may decrease or may remains constant. so average molecular mass, average मतलब कि अरे इक्विलिब्रियम पे सब प्रेजेंट है ना, तो एवरेज तो ये लेना पड़ेगा, एवरेज मतलब सब प्रेजेंट है। सो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन में इंक्रीज, में डिक्रीज और में रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लाइन से लिखो इफ मोल इंक्रीजेस
in that case, if mole increases, in that case average molecular mass decreases, and if mole decreases, in that case average molecular mass increases. ये डिक्रीज तो इंक्रीज, ये इंक्रीज तो डिक्रीज, ठीक है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो मोल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, चलो सी लेके करते हैं भाई। आपके मन में अगर सर ने बोल दिया कि इनिशियल मोल 1 ले लो, आप बोलोगे अरे सर ऐसे कैसे 1 लेके करेंगे, चलो सी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते सी। सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं इसका, अरे एज्यूम क्या कर लेते, होता है फास्फोरस का मास 31 होता है, क्लोरीन का मास 35.5। तो ये मॉलिक्यूलर मास मैं लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास इसका 208.5 निकाल के देख लो। इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 137.5 और इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है 71, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला जो पढ़ाया था मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर का, तो वो देखो क्या होगा, x1m1, अरे वही, या फिर मोल के टर्म में करना चाहो तो n1m1, ठीक है। मोल के टर्म में वही, उसका मोल इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे में n1m1 जिसका, अरे मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, फिर n2m2 प्लस n3m3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। देखो क्या होगा, पहले वाले के मोल क्या है, C माइनस सी अल्फा, उसका मॉलिक्यूलर मास 208.5, दूसरे वाले का मोल सी अल्फा, उसका मॉलिक्यूलर मास 137.5, ठीक है। थर्ड वाले का क्या होगा, मोल सी अल्फा, मॉलिक्यूलर मास 17, नीचे तीनों का सम C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, अरे तीनों के मोल का सम C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। देखो आप ऊपर वाले को जब कैलकुलेट करोगे, देखो तो मेरे हिसाब से देखो ये 208.5 इंटू सी आएगा। ये जो अल्फा वाला टर्म होगा देखो कट जाएगा, आप करके देख लो, 100% कट जाएगा ये। नीचे देखो क्या आया, C प्लस सी अल्फा, देखो C भी कॉमन आके कट गया, तो 208.5 अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो इसमें देखो गौर करने वाली क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात, मॉलिक्यूलर वेट में क्या इनिशियल मोल कहीं दिख रहा है एवरेज में, नहीं, तो इसलिए इनिशियल मोल क्या लो, 1 लो। इसमें नीचे लिखो सो इफ इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट गिवन, सो ऑलवेज एज्यूम इनिशियल मोल टू बी 1 इन द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, इन द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। दूसरी बात कि देखो 208.5 ये PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट था, मतलब 208.5 PCl5 का मॉलिक्यूलर वेट था, ठीक है। तो आपने जब सपोज करो, आपने जब क्या है कि इनिशियल मोल 1 माना, तो फिर देखो मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल 1 माना तो मास मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 208.5। तो देखो बाद में, और आपको पता है मास कंजर्व होता है, तो बाद में देखो ये यही निकला, मतलब कि जो इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट था वही हमेशा ऊपर निकलेगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये अल्फा कैसे आ रहा है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो इसके अब एक फॉर्मूला करते हैं, ये तो चलो आपने कर लिया, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो क्या है क्या। तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा जाता है, वो ये कि मॉलिक्यूलर वेट मिक्सर का जो होगा वो होता है m थ्योरेटिकल भी बोल सकते हो, या फिर इनिशियल मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1 प्लस n-1, ये बल्कि आप इसको लिखना चाहो तो डेल्टा n, डेल्टा n, अरे डेल्टा n मतलब, अरे डेल्टा n वही,
जो होता प्रोडक्ट के गैस में से माइनस करना होता था रिएक्टेंट की गैस, अरे वही वाला डेल्टा है। या n-1 भी लोग लिख देते हैं नॉर्मली, तो ये होगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनिशियल मास, मतलब ये इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट। हमेशा आप इसके टर्म में ही पाओगे, कोई भी क्वेश्चन होगा जब डिसोसिएशन होगा और अल्फा जो बताया वैसे ही लिखना है, मतलब C माइनस अल्फा ही लिखना है, C माइनस अल्फा ही लिखना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अपनी मर्जी से कोई भी दिमाग नहीं लगाना, C माइनस अल्फा बोला वही फॉलो करना है। तो जो भी मिक्सर का मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो हमेशा इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट 1 प्लस डेल्टा एन अल्फा होगा। डेल्टा एन मतलब वही प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस करना है, ठीक है। या वेपर डेंसिटी के टर्म में कर लेते हैं, तो जो वेपर डेंसिटी होगा मिक्सर का, वो जो, अरे वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, इनिशियल अपॉन 1 प्लस डेल्टा एन इंटू अल्फा। इस बात को ध्यान रखना। चलो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ये अमोनिया है भाई, ये अमोनिया है, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 होता है, ठीक है। तो अगर अब देखो डिसोसिएट हो गया तो फिर मोल चेंज होगा, मोल चेंज होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट जो मिक्सर का जो होगा, इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट, ये, अरे मॉलिक्यूलर वेट तो ये 17, डेल्टा एन, अरे डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन तो निकाल ही सकते हो। बल्कि इसमें एक्चुअल में ऐसे केस में बल्कि इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा इसमें एक मिस्टेक हो सकता है, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो बल्कि आपको मैं ये कहूँगा कि इसको डेल्टा एन ना लो, इसको मैं आपको यही बोलूँगा कि इसको मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इसको 1 लेना जरूरी होता है। मतलब जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इसको 1 लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मतलब तभी सारा आपका चीज़ें सही होती है, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएंगे एक्चुअल में। तो क्योंकि इसका 1 लेना जरूरी है एक्चुअल में, मतलब क्योंकि वो C माइनस C अल्फा होता है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इसको बल्कि कर दो n-1 इंटू अल्फा ही कर दो, ठीक है। इसमें n-1 इंटू अल्फा, इसमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो होगा ये आपका, मतलब इसमें क्या है कि ये कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर रहे हो तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, 1 ही होना चाहिए, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। और n क्या है, फिर n आपके पास क्या है, वही टोटल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें कोफिशिएंट को 1 लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, मतलब देखो है क्या, मैं फॉर्मुलेस नहीं करके मैं आपको वैसे सिंपली चलो दिखा देता हूँ। देखो ये क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, यही बताया था, तो ये बनेगा अल्फा बाई 2, ये बनेगा 3 अल्फा बाई 2। आप उसके टर्म में भी करो तो क्या होगा, देखो क्योंकि लोग कई बार फॉर्मूला याद कर लेते हैं फिर बोलते हैं सर यू सॉल्व नहीं हो पा रहा। सॉल्व करते ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस स्पेशल फॉर्मूले में कि रिएक्टेंट का मोल 1 ही लेना है, मतलब इसको 1 के टर्म में ही कोफिशिएंट समझ के सॉल्व करना है, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा 1 को लिखना लोग अवॉइड करते हैं, तो ये क्योंकि 1 लेना, अगर आप इसको 1 ले लो 1 के टर्म में तो डेल्टा एन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको 1 के टर्म में ही लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में, देखो 1 माइनस अल्फा ही बोला था लिखने के लिए, ये अल्फा बाई 2 3 अल्फा बाई 2। तो मॉलिक्यूलर वेट मिक्सर का क्या होगा, देखो ये 1 माइनस अल्फा और इसका मास, अरे मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये इसका मॉलिक्यूलर मास 17, ठीक है। ये कितना बच रहा है, अल्फा बाई 2, इसका मास 28, यही हो रहा है, और ये कितना है 3 अल्फा बाई 2 और इसका मास है 2। नीचे मोल का समेशन ऐड करो, देखो 1 प्लस अल्फा आएगा। 1 प्लस अल्फा देखो अगर आप करोगे तो वही बताया ना, इसको 1 लोगे तो ये हाफ और ये 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 और हाफ, 3 बाई 2 और हाफ मतलब कि समेशन आएगा 2, तो 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा, ये 1 प्लस अल्फा। अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर बताया ना इनिशियल वाला मॉलिक्यूलर वेट, देखो वही आएगा, अगर सही करे तो वही आएगा। ये तो क्या है, ये मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, देखो यही आएगा, ये 17
ये 17 अल्फा माइनस हो गई है, तो कोई ये क्या है 14 अल्फा, और ये क्या होगा 3 अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, तो देखो वही आया 17/1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो मुझे कहना यह है कि जो मॉलिक्यूलर वेट जो मिक्सचर का होगा वो इनिशियल वाला मॉलिक्यूलर वेट 17, ये तो चलो, पर इसमें 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये ध्यान रखना है कि n जो है वो टोटल मोल ऑफ द रिएक्ट मतलब प्रोडक्ट है, n जो टोटल मोल मतलब टोटल कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट है, और 1 जो है कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। इसके केस में रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 होना बहुत बहुत जरूरी है। इसमें नीचे लिख लो कि इन दिस फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी 1, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी 1। एक चलो और समझते हैं इसमें, माने तो ये क्वेश्चन गिवन है, तो बहुत क्लियरली बोला है कि मतलब कोफिशिएंट को देखो आप मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में समझ रहे हो। ठीक है, तो उसको 1 एज्यूम करना जरूरी है। ठीक है, इसको 1 एज्यूम करना जरूरी है, ये बात, अगर ये 1 एज्यूम किया तो ये 1 और ये हाफ, तो मतलब, और इसका इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट 80, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो मिक्सर का होगा वो होगा 80 और प्लस 1 प्लस अल्फा बाई 2। बस 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 ये आंसर है। इसको 1 एज्यूम करो, इसको 1 एज्यूम करो हाफ, देखो वही आएगा 1 प्लस हाफ 3/2 माइनस 1, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलो एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इसको नीचे लिखो, इसको लिखो, फिर नीचे लिखो, लिखो वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, वेपर डेंसिटी of gaseous mixture at equilibrium is 75. Vapor density of gaseous mixture at equilibrium is 75. Find the Kp of the reaction. Find the Kp of the reaction if total pressure exerted by gas at equilibrium is 2 atm. If total pressure exerted by gas at equilibrium is 2 atm. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जे एडवांस के लिए तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब जे एडवांस वाले ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, मतलब ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं, इस टाइप को थोड़ा सोचने वाला। वेपर डेंसिटी दिया है और केपी पूछ लिया, और नीट और जेईई मेन वाले कई बार तो उसको छोड़ ही देंगे, बोलेंगे अरे हमारे औकात के बाहर है। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो डिफिकल्ट नहीं है, पर सोचना वेपर डेंसिटी से आप अल्फा निकाल सकते हो, और अल्फा निकाल लिया तो केपी निकल जाएगा। कैसे, अरे अभी तो बताए, देखो वेपर डेंसिटी पहली बात तो 75 है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 150। अब देखो क्या है, समझो, अल्फा चलो सीधा कर लेते हैं इसमें। देखो अभी अभी जैसे फॉर्मूला बताया, वैसे ये क्या होगा, देखो ये 1 इनिशियल में आपको कहा था 1 ले लेना, और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन लोग ट्राई ही नहीं करते ऐसे क्वेश्चन, जबकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए एडवांस वाले ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि मुझको पता लोग ट्राई नहीं करेंगे। तो देखो अभी तो ये सब किया है, तो देखो है क्या, जो मॉलिक्यूलर वेट जो मिक्सचर का होता है वो मॉलिक्यूलर वेट जो इनिशियल वाला था अपॉन 1 प्लस अल्फा, यही तो होता है भाई 1 प्लस अल्फा, तो मिक्सर वाला कितना है 150, और इनिशियल, अरे इनिशियली तो सिर्फ PCl 5 तो 208 और 1 प्लस अल्फा, तो इससे देखो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू, थोड़ा मोबाइल का यूज़ किया जाए, कैलकुलेशन किया जाए, कैलकुलेशन करने का टाइम आ गया। ये आ रहा है 1.39, तो अल्फा की वैल्यू 0.39, मतलब अल्फा आ गया।
तो एक बार अल्फा आ गया तो देखो सबके मोल, इसके मोल 0.61, इसके मोल 0.39, इसके मोल 0.39, ठीक है, तीनों के मोल आ गए। एक बार वो निकल गए तो तीनों के मोल आ गए। मोल आ गया तो अब देखो निकाल लेते हैं कि P पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू PCl2 अपॉन PCl5। तो देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होगा, उसके मोल कितने हैं 0.39 अपॉन तीनों का सम 1.39 और टोटल प्रेशर 2। दूसरा वाला भी है सेम, पूरा कैलकुलेट ही कर लेते हैं, जब इतना मेहनत कर ही लिया है। इसमें देखो कैलकुलेशन ज़्यादा है, कोई बात नहीं, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है और हो सकता है ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस में आ जाए। पूरा कैलकुलेशन करो, कोई भरोसा थोड़ी ना एडवांस वालों का। मेरे हिसाब से आ रहा है 0.3587 और यूनिट ATM, ठीक है, तो समझ में आ गया ये। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार अल्फा दिया होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में गिवन होगा, तो आप ऐसे अल्फा निकाल के मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। अब हम लोग आज मतलब ख़त्म करते हैं। कल क्या करेंगे, कल करेंगे आपका रिएक्शन कोशिएंट। और इस चैप्टर में फिर देखो, इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट है एक्चुअल में। पहला पार्ट जो था वो मेनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अराउंड घूमता है, और रिएक्शन कोशिएंट ऐसे एक छोटा सा टॉपिक 5 मिनट का। और फिर जो सेकंड पार्ट जो है चैप्टर का वो घूमेगा एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है ले चैटेलर प्रिंसिपल या फिर ली चैटेलर प्रिंसिपल, जो बोलना चाहो बोल दो। ली चैटेलर एक्चुअल में LE है सिर्फ, तो उसको ले चैटेलर प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ली चैटेलर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो ये चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा। तो वो मतलब वो भी है, छोटा सा पार्ट है, तो बस इतना ही चैप्टर में है, मतलब अभी है मतलब बचा हुआ। तो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ली चैटेलर प्रिंसिपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ते हैं।